Assalamu alaikum students, hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture is unit number 8, poem Peace. अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग की तरफ. द विंड इज़ नाउ, हवा अब, अ रोरिंग स्मैशिंग, दहाड़ती हुई और टुकड़े टुकड़े करते हुए, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही की किसी बला की तरह है, रेकिंग ऑल मैंस वर्क फ्रॉम द वैलेज फ्रॉम द वेल्स एंड सेंस देम स्पिनिंग ब्रोकन फ्लाइंग. और जो इंसान के तमाम किए गए कामों को, यानी कि इंसान ने जो भी काम किए हैं वादियों में, घाटियों में, यानी कि उसने फसलें उगाई हैं या उसने दरख्त उगाए हैं या उसने जो भी काम किए हैं उन सबको तबाह बर्बाद करती हुई, एंड सेंस देम स्पिनिंग ब्रोकन फ्लाइंग, और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके तोड़ती हुई हवा में बिखेरती हुई चली जाती है. बेसिकली इस स्टैंजा में जो है वो विंड को एज अ डैमन और एज अ मॉन्स्टर पेश किया है. यानी कि अगर जो है हवा है वो अपनी क्रूल्टी पर आ जाए, क्रूल्टी में आने के बाद वो इंसान के तमाम कामों को या नेचर की तमाम खूबसूरती को तबाह बर्बाद कर देती है. यहाँ पर से पर्सोनिफाई किया है विंड को बेसिकली एक मॉन्स्टर के साथ, यानी कि कोई बला ऐसी आ जाए तो जो तबाही एक विंड की वजह से होती है, उसकी लाइव तबाहकारियों की वजह से होती है, वो इंसान के तमाम कामों को ख़त्म कर देती है. उसने जो फसलें उगाई होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, उसने जो दरख्त उगाए होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं. तो यहाँ पर जो सेंस देम स्पिनिंग ब्रोकन फ्लाइंग, कि टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा देना, कि वो सब कुछ ख़त्म कर देती है. क्वेश्चन है वाई इज़ विंड कंपेयर टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि विंड को जो है वो मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ क्यों कहा, क्योंकि वो तमाम इंसान के तमाम कामों को ख़त्म कर देती है. बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर, इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ. लेकिन ये जो तमाम बात है यहाँ पर इसकी हकीकत इतनी ख़त्म नहीं होती. इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, इसकी मरकज़ी सच ये है कि इटर्नल स्टिलनेस, इसमें अब्दी सुकून है. अब ऊपर वाले स्टेंजा में तो पोइट ने जो है वो एक क्रूलिटी का एलिमेंट दिया कि हवा किस तरह जो है वो अगर अपने गैज़ो गज़ब में सब कुछ तबाह बर्बाद कर देती है. अब यहाँ पर हमारे सामने उसका दूसरा एस्पेक्ट आया है कि उसमें अब्दी सुकून है, कि जब वो धीमी चलती है, जब वो नरमी से चलती है तो ब्राइट ब्लू स्काइज, उस वक्त आसमान जो है वो उजला दिखाई देता है. एंड ऑल यू हियर आर जेंटल विस्पर्स, और वो हमारे कानों में सरगोशियाँ. अब यहाँ पर भी पर्सोनिफाई उसने किया है. विस्परिंग बेसिकली ह्यूमन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है उसने यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के साथ, कि फिर वो ऐसे होती है जैसे कोई कानों में नरम सरगोशियाँ कर रहा है, फॉर अवे दूर तलक, एंड अनइम्पॉर्टेंट. अब बेसिकली अनइम्पॉर्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी जो सरगोशियाँ हैं वो दूर फासलों तक सुनी जा सकती हैं. एक्सप्लेन इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, इसका मतलब ये है कि इटर्नल स्टिल, कि यहाँ पर सेंटर इज़ इन ट्रूथ का मतलब है कि उसकी मरकज़ी बात कुछ और है, उसकी विद इन यानी कि मीनिंग विद इन जो है वो उसका कुछ और है. अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इस पोएम की समरी की तरफ. दिस पोएम पीस इज़ रिटन बाय डॉक्टर हार्टमैन. इट इज़ अ मेटाफरिकल पोएम. द होल पोएम वर्क्स एज अ सिंगल मेटाफर. मेटाफर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंड को एक मॉन्स्टर के साथ कंपेयर किया हुआ है और सेकंड स्टेंजा में उसको पर्सोनिफाई किया लवर के साथ. तो यहाँ पर हमारे पास दो लिटरेरी टर्म्स हैं, एक मेटाफर है और एक पर्सोनिफिकेशन है. इन द फर्स्ट स्टेंजा विंड इज़ प्रेजेंटेड एज अ डेमन. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मेटाफर क्या है. मेटाफर से मुराद किसी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करना, किसी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई जो है वो कर देना, या उसको कह देना किसी अदर ऑपोजिट ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ के साथ. ऑलराइट स्टूडेंट्स, द होल पोएम वर्क्स एज अ सिंगल मेटाफर. इट इज़ अबाउट विंड, कि ये जो तमाम पोएम है ये एक सिंगल मेटाफर के तौर पे काम करती है. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट विंड, और ये हवा के बारे में. इन द फर्स्ट स्टेंजा विंड इज़ प्रेजेंटेड एज अ डेमन. हवा को एक बला के तौर पर जो है वो पेश किया गया है. एंड इविल स्पिरिट, या किसी ऐसी हवाई चीज़ दैट डिस्ट्रॉयज एंड डिमोलिशेज एवरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट थिंग, जो हर खूबसूरत और नाजुक चीज़ को तबाह बर्बाद कर देती है. इट इज़ थंडरिंग एंड स्क्रीमिंग. ये स्क्रीनिंग वर्ड नहीं है, ये स्क्रीमिंग वर्ड है. यहाँ पर आपने एम लिख लेना है. स्क्रीमिंग इन द विनी वॉइस आफ्टर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग
इट इज़ स्वीपिंग द ब्रोकन पीसेस अलॉन्ग, और हर चीज़ तबाह बर्बाद करने के बाद ये उसके टुकड़ों को भी हवा में उड़ा देती है। इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द वंडरफुल वर्क्स ऑफ मैन, ये इंसान के किए गए शानदार कामों को तबाह बर्बाद करती है। इट शैटर्स एवरीथिंग फ्रॉम वैलीज, ये वादियों से हर चीज़ को उखाड़ फेंकती है। देन इट फ्लिंग्स एंड थ्रो द ब्रोकन पीसेस अराउंड, और तब ये उन टूटी हुई टुकड़ों को हवा इधर इर्द गिर्द बिखेर देती है। दिस स्टेंजा डिपिक्ट्स द क्रूअल एस्पेक्ट ऑफ नेचर, और ये जो स्टेंजा है ये नेचर की क्रूअलिटी यानी उसकी जालिमाना तबीयत को शो करता है। सेकेंड स्टेंजा डिपिक्ट्स द ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर, सेकेंड जो दूसरा स्टेंजा है वो नेचर की खूबसूरती और उसकी नरमी को शो करता है। हेयर विंड हैड टेकन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज, यहाँ पर हवा जो है वो एक खुशगवार ताज़ा हवा की हालत हमारे सामने आती है। इट हैज़ इन परसोनिफाइड एज अ लवर, और ये एक ऐसे महबूब के तौर पर जो है वो उसको परसोनिफाई मैं आपको बता चुकी हूँ। हु विस्पर्स इनटू ईयर्स ऑफ हिज बिलव्ड, जो अपने महबूब के कान में नरमी से सरगोशी करता है, यानी कि यहाँ पर हवा जो है वो एक काइंड फीचर के तौर पर हमारे सामने आई है। द एटमॉस्फेयर इज़ ब्यूटीफुल, फिजा खुशगवार है। द पोइट्स इज दैट रियलिटी ऑफ विंड लाइज इन जेंटलनेस एंड पीस, और यहाँ पर शायर कहता है कि इस हवा की जो खासियत है वो इसकी जो सच्चाई है वो इसकी नरमी और अमन में है। इट काम मेक्स एवरीथिंग लवली, ये हर चीज़ को खूबसूरत बना देता है। द सनी स्काई लुक्स ब्लू, ये सूरज से जो चमकता हुआ आसमान है ये खुशगवार नीला दिखाई देता है। देयर इज़ पीस एंड क्वाइट एवरीवेयर, हर तरफ खामोशी और सुकून है। ओनली द जेंटल एंड फेंट विस्पर ऑफ ब्रीज कैन बी हेयर्ड समवेयर इन द डिस्टेंस, और कहीं फासले पर नरम और खुशगवार जो सरगोशियाँ हवा की वो सुनाई दी जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। एक्सट्रीमली नॉइजली मीन्स रोरिंग, यानी कि हमने वो वर्ड्स उठाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं पोएम में से जो इनके सेम मीनिंग्स रखते हैं। एक्सट्रीमली नॉइजली रोरिंग, to be broken violently and noisily into pieces, smashing, to make something level by using a raking, to make something turn rapidly round and round a central point, spinning, lasting or existence forever, eternal, to speak or say something quietly using only one's breath so that only the people closest to one can hear, to whisper. Give synonyms for each of the following words. Roaring means shout, smashing means break, spinning means twist, stillness means peace, core means center. Which word in each pair below has the more positive connotation to you? Connotation से मुराद यहाँ पर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर आपने उसी वर्ड का जो है वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताना होता है। सर्कल योर आंसर, यहाँ पर थ्रिफ्टी पॉजिटिव कॉनोटेशन है, पुशी वो भी कॉनोटेशन है, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन पॉजिटिव कॉनोटेशन स्टेट्समैन है, शेफ एंड कुक में शेफ ज़्यादा पॉजिटिव कॉनोटेशन है, स्लेंडर स्किनी में स्लेंडर ज़्यादा पॉजिटिव कॉनोटेशन है। चूज द अप्रोप्रिएट कॉनोटेशन विच वुड यू रादर बी कॉल्ड, थ्रिफ्टी और चीप, तो यहाँ पर हम थ्रिफ्टी को ज़्यादा सूटेबल कॉनोटेशन पर लेंगे। विच इज़ मोर सीरियस, प्रॉब्लम और डिजास्टर, यानी कि कॉनोटेशन में हर वो चीज़ है जो इफेक्टिव मीनिंग्स रखती है, तो यहाँ पर डिजास्टर जो ज़्यादा बासर मीनिंग है वो आएगा। विच इज़ मोर पोलाइट, सिप अ ड्रिंक गल्प इट, तो सिप अ ड्रिंक जो है वो मोर पोलाइटनेस में आ रहा है। विच वुड यू बी इफ़ यू हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज, हंगरी और स्टार्विंग, तो स्टार्विंग में आएगा कि फाकों पे आ जाना। विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड, तो फिल्दी आएगा या डर्टी, तो यहाँ पर डर्टी आएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फाइंड देयर उर्दू इक्विवेलेंट्स, तो ये आपको जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके नोट्स में मौजूद है। सबसे पहले, इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एज यू सो शैल यू रीप। तो ये तमाम के तमाम वो ईडियम्स हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके नोट्स में भी मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी आसानी के लिए एक मरतबा हम उनको रिपीट करेंगे। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसको उर्दू में कहते हैं अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत,
to waste time feeling sorry about an earlier mistake that cannot be changed. Do not put off till tomorrow what you can do today. आज का काम कल पर मत छोड़ो. Do not put things in future if you can do them now. तो यहाँ पर do को आपने D कैपिटल कर लेना और note को आपने स्प्रेड करके ऐसे लिखना है. Out of the frying pan into the fire. आसमान से गिरा खजूर में अटका. To go from a bad situation to one that is even worse. Out of sight, out of mind. आँख ओझल पहाड़ ओझल. People do not think about other people if they don't see them for a while. As you sow, so shall you reap. जैसी करनी वैसी भरनी. If you do bad things, then bad things will happen to you. If you do good, then good thing will happen to you. तो ये तमाम idioms के मीनिंग्स इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे सामने है क्वेश्चन आंसर जो आपके नोट्स में मौजूद हैं. आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन आती है इमेजरी और इसको आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है. द यूज ऑफ विविड और फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडियाज़. यानी मैं आपको इमेजरी का पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यानी कि तसव्वुराती तौर पर एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को पढ़ के जो ऑब्जेक्ट्स या एक्शन या आइडियाज़ के बारे में इमेजेस आते हैं उसको इमेजरी कहा जाता है. टाइप्स ऑफ इमेजरी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी. इन तमाम लाइंस को अच्छी तरह आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है. ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ आवर सेंस. विजुअल इमेजरी, साइट, ऑडिटरी, साउंड, टैक्टाइल, टच, olfactory, स्मेल, gustatory, टेस्ट. Which imagery has the poet used in the poem? Give examples. अब यहाँ पर जो पोएम में इमेजरी यूज़ की गई है वो हमारे फर्स्ट स्टैंजा में विंड में मौजूद है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. आइडेंटिफाई डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. डिमॉन्स्ट्रेटिव से मुराद ऐसे प्रोनाउंस हैं जैसे किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बात की जा रही हो. जैसे मैं कहती हूँ कि दिस इज़ माई बुक. अब मैंने दिस इज़ माई बुक, दिस का जो वर्ड है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि मैं इशारा कर रही हूँ कि ये मेरी किताब है. तो ये यानी दिस का जो वर्ड है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ फॉर्म, यानी कि जिसमें हम एंड पर जो है वो सेल्फ या सेल्फ्स का वर्ड यूज़ करते हैं. इंटेरोगेटिव मीन्स सवालिया. अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से. हैंड मी दैट हैमर. अब दैट जो वर्ड है वो इशारा करे कि मुझे वो जो है वो हैमर पकड़ाओ, तो दैट का वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव है. आई सा माई सेल्फ. अब बच्चों यहाँ पर सेल्फ का वर्ड, अब जहाँ पर सेल्फ या सेल्फ्स का वर्ड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हु इज देयर, हु इंटेरोगेटिव. ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड. यहाँ पर हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. इज दिस योर टीचर्स बुक. दिस डेमोन्स्ट्रेटिव को प्रेजेंट करता है. विच इज योर पेन. तो विच यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव है. एक बात याद रखिए कि जहाँ पर हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे वहाँ पर स्टेटमेंट के एंड पर क्वेश्चन मार्क जरूर होगा. प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव. कि प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करना. प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी वर्ड के एंड पर होता है और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी या अदर वर्ड्स जो है वो उनको फॉर्म करके पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है. आई वॉज अम्यूज्ड, ईडी शो कर रहा है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है और वॉज है. आई वॉज अम्यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल. डू यू फाइंड दिस टाइप ऑफ ह्यूमर अम्यूजिंग. यहाँ पर जेरेंट आईएनजी जो नाउन के साथ है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो कर रहा है. चूज अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स. द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्टिंग. आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर बट आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड. तो आपने उस सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो पार्टिसिपल को चूज करना होगा. आवर टाउन इज सो बोरिंग. आर यू ऑलरेडी बोर्ड विद दैट गेम. हैव यू हियर्ड हर लाफ. इट्स सो annoying. I am really annoyed with one of my co-workers. The city was damaged during the storm. The information was quite damaging to his reputation. This treatment is really great. It makes me feel so relaxed. I didn't like that movie. I thought it was too depressing. Next आते हैं हम gerund phrase की तरफ. The gerund phrase includes the gerund and the object of the gerund
or any modifiers related to the gerund। यानी जेरेंड फ्रेज से मुराद कि जिसमें एक जेरेंड मौजूद हो और फिर आगे ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड, बोल्ड जो है वो जेरेंड है एंड द जेरेंड फ्रेज इज अंडरलाइंड। द स्टूडेंट्स गैदर्ड सिग्नेचर्स फॉर इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ द लाइब्रेरी। अब इंक्रीजिंग में जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आता है, तो यहाँ पर हमारे सामने जहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो ये जेरेंड बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड बन जाएगा और उसके बाद जो आगे ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड होगा वो उसका फ्रेज होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंड होगा और आगे जो ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड होगा जिसको हम मॉडिफायर बोलेंगे वो उसका फ्रेज होगा। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ से पहले टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। द इन्फिनेटिव फ्रेज इंक्लूड्स द इन्फिनेटिव एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव or any modifiers related to the infinitive. In the following example, the infinitive is bold and the infinitive phrase is underlined. Every cricket team has a captain to direct the other players. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर to के साथ direct, to के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो कर रही है कि ये इन्फिनेटिव है और इस इन्फिनेटिव से अगले जो उसका ऑब्जेक्ट है या इसका मॉडिफायर है तो ये इन्फिनेटिव का फ्रेज होगा। ऑलराइट, ये टू डायरेक्ट हो गया इन्फिनेटिव और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनेटिव का फ्रेज होगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स प्रपोजिशनल फ्रेज की तरफ। द प्रपोजिशनल फ्रेज इंक्लूड्स द प्रपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन और एनी मॉडिफायर्स रिलेटेड टू द प्रपोजिशन। यहाँ देखें कि समरा कुड हियर हर सिस्टर स्नोरिंग अक्रॉस द रूम। अब अक्रॉस प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि प्रपोजिशन जिसमें वर्क कर रहा है वो उसका फ्रेज होगा। नेक्स्ट आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। आइडेंटिफाई जेरेंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रपोजिशन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मारिया फेल ओवर द कैट। अब ओवर प्रपोजिशन है, द कैट इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये क्या आ गया प्रपोजिशनल फ्रेज। द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये शो कर रहा है कि ये इन्फिनेटिव है और आगे इसका ऑब्जेक्ट है तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगेन स्टडिंग पंक्चुएशन। अब लर्निंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो यहाँ पर हम ये शो करते हैं कि ये जेरेंड है और आगे इसका फ्रेज यानी इसका ऑब्जेक्ट है तो ये जेरेंड फ्रेज होगा। विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट इज इन्फिनेटिव फ्रेज। तलहा विजिटेड टर्की while studying the history of Turkish art of preposition आगे फ्रेज तो ये prepositional phrase है। Before putting too much effort into the project you should get some guidance from your boss। Putting first form plus ing तो ये gerund phrase है। Does the captain want us to lower the sails before we enter the harbor तो to के साथ जो verb की first form है it shows that it's infinitive phrase। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं कंटेंट वर्ड्स और फंक्शन वर्ड्स की तरफ। बेसिकली स्ट्रेस वर्ड्स आर कंसिडर्ड कंटेंट वर्ड्स एंड नॉन स्ट्रेस वर्ड्स आर कंसिडर्ड फंक्शन वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स में एग्जांपल्स है नाउन्स किचन, अली, विजिट, कंस्ट्रक्ट, यानी कि जिनमें वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है वो कंटेंट वर्ड्स हैं और जिसमें जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं किया जाता और उनके आगे हमें वर्ब्स भी लगाते हैं, हम कंजक्शन और प्रोनाउंस भी यूज़ करते हैं, वो फंक्शन वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है आई एम नॉट गोइंग। अब आई एम नॉट गोइंग में बेसिकली जो स्ट्रेस किया जा रहा है मीनिंग इसका नॉट मी बट परहैप्स यू, शी और ही। आई एम नॉट गोइंग इसका मतलब ये है कि आई रिफ्यूज टू गो। आई एम नॉट गोइंग मतलब आई एम नॉट गोइंग, आई एम कमिंग बैक। तो यहाँ पर हमारे सामने प्राइमरी स्ट्रेस की एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर स्ट्रेस किया गया आई एम पे कि मैं नहीं या कोई और। उसी सेंटेंस में आई एम नॉट गोइंग, अब नॉट पर अगर हम स्ट्रेस करेंगे तो उसका मतलब होगा आई रिफ्यूज टू गो। और आई एम नॉट गोइंग और अगर यहाँ पर गोइंग में
स्ट्रेस किया गया है वर्ब पे, तो इसका मतलब है आई एम नॉट गोइंग, आई एम कमिंग बैक। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स था कि हम सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस देके उनको किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इस पोएम की समरी अच्छी तरह याद कर लेनी है और इसकी आपने क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छी तरह याद कर लेना है। इसकी ट्रांसलेशन को भी रीड आउट कर लीजिएगा और जो एक्सरसाइज करवाइए इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।